फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम पढ़ेंगे पेमेंट अंडर जीएसटी। इसी के साथ हम टीडीएस और टीसीएस वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे जो जीएसटी के अंदर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसमें है ई कैश बैलेंस। देखो हमारा जो पोर्टल होता है ना, जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो उधर ना दो तरीके के बैलेंसेस होते हैं। एक होता है ई कैश बैलेंस, एक होता है ई क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर में तो हमें जितना भी आईटी से मिलता है वो यहाँ पर शो होता है हमारा सी में, एस में, आई में, मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी और ये एसजीएसटी में। ठीक है, वो हमारा यूज़ होता है। लेकिन क्या उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंट्रा हेड में? तो आंसर इज़ यस। हाँ, मतलब इंटर हेड में यस हम कर सकते हैं उसको ट्रांसफ़र। लेकिन जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ई क्रेडिट लेजर में। लेकिन जहाँ बात आती है ई कैश लेजर की, ई कैश लेजर का मतलब है मैंने अपने बैंक से उन हेड्स में पैसा जमा करवाया है, तो क्या आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटर हेड में? अरे आप बेझिझक बिना किसी रूल जहां आपको ट्रांसफ़र करना है करो। मतलब टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, लेट फीस में, ये अलग अलग आपकी हेडिंग्स रहेंगी। इन चारों में भी आपका कोई पैसा पड़ा है, लाइक लेट फीस में आपकी कोई पैसा पड़ा है, क्या मैं उसको टैक्स में डाल सकता हूँ? तो हाँ, मैं उसको टैक्स में डाल सकता हूँ। लेकिन ई क्रेडिट लेजर में ऐसा नहीं होता है। आपका अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है टैक्स में तो आप उसको लेट फीस में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ई कैश लेजर में मैंने लिखा है कि को कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करो किसी भी मैनर में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ई क्रेडिट लेजर में क्या होता है? ई क्रेडिट लेजर में देखो ये होता है, मेरे टीचर ने सिखाया था, ये सी आई एस पहले लिखो। फर्स्ट रैंकिंग होती है आई की। आई अपनी मदद कर सकता है, मतलब जो हमारा इनपुट क्रेडिट पड़ा होगा आई का, तो वो पहले तो हम सेट ऑफ करेंगे आई से ही, मतलब आईजीएसटी के टैक्स से। उसके बाद वो सी की हेल्प कर सकता है या एस की हेल्प कर सकता है, किसी भी मैनर में वो आपको डिसाइड करना है। जो आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करोगे वो आपके बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो अलग है। तो इसको रटना नहीं है। पहले आई अपनी हेल्प करेगा, ठीक है, उसके बाद सी और एस की हेल्प करेगा किसी भी मैनर में, मतलब 50-50% भी बांट सकता है। हो सकता है सारा एस को ही हेल्प कर दे, सी को ना करे, या फिर सी को ज़्यादा कर दे, एस को कम कर दे, कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करता हूँ पेपर में, हमेशा आई से इसकी हेल्प करवा देता हूँ, सी की, एस को पीछे छोड़ देता हूँ। पता नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्यों करता हूँ मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये हेल्प का मैं कोई एग्जांपल ही दे दूँ तुम लोगों को, वरना तुम कहोगे समझ नहीं आया। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये है जीएसटी लायबिलिटी ICS की। ये जीएसटी लायबिलिटी है 1500। ठीक है, आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है आई का, लेट्स से कितना डालूं, 2000। सी का नहीं, इसका 1500 डाल देते हैं, 2000 ही डाल देते हैं। सी का 0 है, इसका भी 0 है, तो आई इसकी हेल्प कर सकता है 1000 की, मतलब जो हम डिडक्शन कर रहे हैं इसका 1000 का कर सकता है, इसको भी हेल्प कर सकता है, इसको भी हेल्प कर सकता है। लेट्स से ये भी 1000 ही था, तो अब पूरा मतलब आई ने अपनी हेल्प तो कर दी 2000 से, अपना मैं 1000 माइनस कर दिया, अब 1000 और बचे हैं। तो सी की भी हेल्प कर सकता है 1000 की पूरी भी कर सकता है ऐसे, या फिर ऐसे ना करके 500 की भी कर सकता है, या 600-400 की भी कर सकता है। मतलब उसकी मर्ज़ी है, आपकी खुद की मर्ज़ी है, आपको जिसकी हेल्प करनी है करो। ठीक है, तो समझ गए आप। पहले आई अपनी हेल्प करेगा, उसके बाद सी और एस की किसी भी रेशियो में कर सकता है। अब बात करते हैं सी की या एस की, किसी की भी बात कर लो। सी की अगर बात करें तो सी पहले अपनी हेल्प करेगा और फिर आई की हेल्प करेगा। सी भी अपनी हेल्प करने के बाद आई की हेल्प कर सकता है। ठीक है, एस पहले अपनी हेल्प करेगा फिर आई की हेल्प करेगा, लेकिन सी और एस अब एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न होता है कि भाई वो तो स्टेट को ही जाने हैं ना। चलो छोड़ो इसको, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे आज, वरना वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा हम ये सीख रहे हैं ना, ये आउटपुट टैक्स के लिए होता है, मतलब जो फॉरवर्ड चार्जेस पे लगता है। आरसीएम के लिए नहीं होता, आरसीएम में ये केस नहीं लगता। आरसीएम में तो तुम्हें जमा करवाना ही पड़ेगा, और आरसीएम में तो पहली बार सेट ऑफ ही नहीं होता आईटीसी। ठीक है, तो फिर ये सब होगा ही नहीं।
आईटीसी तो हमारा होता ही इसी केस में है, जो आउटवर्ड टैक्स होता है उसी में ही मिलता है। तो भाई इसमें आरसीएम में तो क्वेश्चन ही नहीं है आईटीसी मिलने का, तो फिर ये टेबल इन सब का आरसीएम में क्या फ़र्क पड़ता है। अब है डिले इन पेमेंट। अगर आपने पेमेंट में डिले कर दी तो क्या होगा, आपको नेट लाइबिलिटी पे, मतलब जो भी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी करके नेट लाइबिलिटी आएगी उस पर 18% पे आपको जीएसटी मिलेगा। एक मिनट, सॉरी 18% पे देना पड़ेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट लाइबिलिटी पे 18% जो है आपको पे करना रहेगा। और इसकी वो क्या होती है, टाइम लिमिट होती है जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी, जैसे कि 20 मार्च आपकी ड्यू डेट होती, सॉरी 20 तारीख जो नेक्स्ट महीने की ड्यू डेट होती है, उसका नेक्स्ट डे 21 से लेकर जब तक आपने पेमेंट करी उस दिन तक आपका टाइम पीरियड रहेगा। 24% यही इंटरेस्ट हो जाएगा अगर आपने पेमेंट नहीं करी टैक्स के टाइम पर। 24% कब हो जाएगा, जब आपने आईटीसी ज़्यादा ले लिया या फिर आउटपुट टैक्स कम दिखा दिया। मतलब आपने ये आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी में अगर खेला कि टैक्स को कम कर दिया, आईटीसी को ज़्यादा कर दिया, तो भैया फिर 24% निकालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टीसीएस और टीडीएस टॉपिक पे। देखो टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है। भाई हमने टैक्स में पढ़ा है, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम कुछ पैसा काट के पेमेंट करते हैं और वो जो काटा हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। टीसीएस होता है कि भैया जब हम कोई पैसा लेते हैं किसी से तो उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। तो ये टीडीएस टीसीएस यहाँ क्यों डाले हैं जीएसटी में, भाई जीएसटी में क्या काम है। तो एक बात बता दो, जीएसटी में आप लोगों का कोई काम नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। ये जो टीडीएस टीसीएस तो फिर भी चलो इकोनॉमिक इन पे लगता है, ईसीओस पे लगता है। जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ये इन सब पे लगता है। लेकिन जो टीडीएस टॉपिक है ना, या फिर ऊबर और ओला पे भी लगता है, ईसीओ उन पे लगता है, लेकिन जो टीडीएस टॉपिक है ना ये आप पे लगता ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। देखो डिडक्टर कौन है, मतलब कौन काटेगा, मतलब जो पैसे दे रहा है वो काटेगा टीडीएस। तो कौन पैसे दे रहा है यहाँ पर जो काटेगा, भाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती हैं, ये पीएसयूज जो होती हैं, मतलब ये लोग काटेंगी। कब काटेंगी, जब ये पेमेंट कर रही है। सिंपल सी बात है, ये किसको पेमेंट कर रही है, किसी को भी। अगर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है किसी को भी तो फिर ये लोग टीडीएस काटेंगे। ठीक है, कब काटेंगे, जब टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर होगी एक्सक्लूसिव जीएसटी। मतलब जीएसटी अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये अमाउंट जो है ना जीएसटी को हटाकर है। पहले जीएसटी हटा दो, जो भी अमाउंट है वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो आपका टीडीएस कटेगा। अच्छा कितना कटेगा, 2% कटेगा। सी और एस देखूँ तो 1-1%। ठीक है, मतलब आईजीएसटी 2% और सी और एस 1-1%। और इसमें है कि टीडीएस कब नहीं कटेगा। तो पहली बात तो ये कि जब गवर्नमेंट कंपनी को ही पेमेंट कर रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो काहे का टीडीएस, अच्छा टीडीएस लगाया क्यों यार, गवर्नमेंट कंपनी जब पैसे दे रही थी ना तो ठीक है लोगों से करने के लिए किया, लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ही बेच रहे हो, वही पैसा दे रहा है, तो यार उसमें टीडीएस क्यों काटोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये टॉपिक ही मुझे फालतू लगता है कि यार गवर्नमेंट टीडीएस ही क्यों काट रही है, जब तुम खुद ही पेमेंट कर रहे हो। तो देखो टीडीएस काटा इसलिए जाता है कि सारी एंट्रीज ट्रेस हो जाए। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी दे ही लोगों को पैसे रही है तो भैया उसके तो पहले से रिकॉर्ड्स में सब कुछ आ गया कि इस बंदे को पैसे दिए गए हैं, तो अब टीडीएस काटने का क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है उस बंदे की ऑलरेडी। जैसे हम लोग क्या होता है ना, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, टीडीएस कट जाता है। लाइक किसी को कंसल्टेंसी दे दी, टीडीएस कट गया, सामने वाले ने टीडीएस काट लिया, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई सामने वाले ने इनकम कमाई है। एक सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के ये पता करने के, पता है टीडीएस का सोर्स, टीडीएस टॉपिक इसलिए आया था। ठीक है, अब और किसको टीडीएस नहीं काटना रहेगा, अब ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये थोड़ी टेक्निकल है। जब सप्लायर का प्लेस, ये एस जो गोला लगा रखा है सप्लायर है, सप्लायर का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है रिसिपिएंट की प्लेस से। मतलब रिसिपिएंट की प्लेस अलग है और सप्लायर और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है। ठीक है, मतलब उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा जहां पर सप्लायर का एड्रेस दिल्ली है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सप्लायर का प्लेस दिल्ली है और पूरी ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, लेकिन रिसीवर कहीं और का है। तो अगर इन चीज़ों में फॉल कर जाती हैं चीज़ें तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर
प्लेस ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान आ रहा है, खुद रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश का है, तो टीडीएस कटेगा। लेकिन जिस टाइम पे सप्लायर की प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम हो जाएगी लेकिन रिसिपिएंट का एड्रेस अलग होगा, बस उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। इतना याद रखना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सब, ये तो एग्जांपल नहीं, मैं खुद से देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक रिसिपिएंट था, रिसिपिएंट का प्लेस था आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसने बोला कि मेरे को एक शो करवाना है, और जो रिसिपिएंट था वो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो पैसा दे रही थी। उसने बोला कि मुझे एक शो करवाना है, आंध्र प्रदेश की थी, उसने कहा मुझे दिल्ली में एक शो करवाना है, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा भवन में, ठीक है, ये सही है, आंध्रा भवन में मुझे एक शो करवाना है। वैसे रियल एग्जांपल है, मतलब एक क्वेश्चन है इसका। तो आंध्रा भवन में मुझे शो करवाना है दिल्ली में। तो सप्लायर जो था, मतलब जिसको इवेंट मैनेजर था, वो दिल्ली का ही रहने वाला था। तुम्हारा आंध्र भवन कहाँ पर है? दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ोगे ये समझ आ जाएगा कि जहाँ पर तुम्हारा वो भवन है वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। इमूवेबल में, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, तो वो भी दिल्ली हो गया। तो देखो यहाँ सप्लायर भी दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली की, जो रिसिपिएंट है वो तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना ये केस। तो इस केस में क्या होगा, टीडीएस नहीं लगेगा। चाहे रिसिपिएंट कौन था, गवर्नमेंट थी, वो पैसे दे रही थी, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीडीएस, अच्छा, एग्जेम्प्टेड गुड्स आ गए तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स ले रही है, उसके पैसे दे रही है, तो नहीं लगेगा। 24W का भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये कौन से होते हैं? जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, 24W वाले, ये जैसे पार्क में बेंचेस बना दी, ये सब बना दी। तो यार ये सर्विसेज तो गवर्नमेंट को बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज देती हैं पब्लिक के लिए, ये लैम्प पोस्ट लगाना, ये सब। तो इस पर क्या गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी? नहीं, इस पर टीडीएस नहीं काटेगी। फिर किस पे काटेगी? और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टीडीएस डिपॉजिट अगर फेल हो गया, आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, ये तो सबसे बेवकूफ़ वाला सेक्शन मुझे लगता है। मतलब गवर्नमेंट ने अगर टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% ऑन टीडीएस, ठीक है। और लेट फीस भी लगेगी 100 पर डे और 5000 विच एवर इज़ लोअर। मतलब मेरे को ये इतना बकवास सेक्शन लगता है ना, कि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ही पेनल्टी लगा दी। मतलब गवर्नमेंट ने अगर टीडीएस नहीं काटा तो गवर्नमेंट ही पेनल्टी जमा करवाएगी। अच्छा, किसको करवा रही है? खुद को ही जमा करवा रही है। मतलब खुद पेनल्टी भुगत रहा हूँ। लेकिन ये पता है डाला किस लिए गया था, कि डिपार्टमेंट सचेत रहे। अब डिपार्टमेंट गलती करेंगे, खुद को भी, ठीक है, खुद को जीएसटी पे कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट वाले गलती करेंगे तो भैया फिर उनके जॉब पे बोलेंगे। जॉब से निकलता कोई है नहीं गवर्नमेंट में। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सेक्शन इसलिए भी लगा कि जो पीएसयू वाले हैं तो वो यहाँ पर फॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 52 टीसीएस पे। टीसीएस किस पे लगता है? टीसीएस मतलब जो बंदा पैसे ले रहा है, मतलब सप्लायर जो पैसे ले रहा है उसमें से टैक्स कलेक्ट करता है। तो कौन है इसमें सप्लायर? ईसीओ, ठीक है। ईसीओ पार्टिसिपेंट से पैसे लेता है। मतलब ईसीओ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अमेजोन वाला। अमेजोन पे बहुत सारे सेलर्स अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स जो चीज़ें बेचते हैं। ईसीओ होता है हमारा अमेजोन। या फिर इसका आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, ऊबर ले सकते हो, कि ये हो गया ऊबर। पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है, जो सप्लायर्स हैं। तो क्या हुआ, टीसीएस कलेक्ट करेगा ईसीओ। मतलब यहाँ पर ऊबर वाले टीसीएस कलेक्ट करेंगे किससे? इन गाड़ी वालों से, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने मतलब पैसे लिए, उन्होंने जैसे ही पैसे लिए गाड़ी वालों से, तो जो भी पैसे लिए उसका एक टीसीएस कट जाएगा और वो गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्यों रखी गई? वैसे भी तो ईसीओ टैक्स भर ही रहा है, तो ये चीज़ सारी एंट्रीज को ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने डाला था। और ये सेक्शन मुझे वैलिड भी लगता है कि ज़रूरी था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, बहुत सारे सेलर्स अमेजोन पे चीज़ें बेच जाते हैं। तो थोड़ा सा है ना, निगरानी रखने के लिए कि कितने सेलर्स हैं, क्या है, तो गवर्नमेंट को ये डेटा ईजी करने के लिए ये टॉपिक डालना पड़ा। 1% वैल्यू पे टैक्स, मतलब टीसीएस लगता है। और अगर सी और एस का देखा जाए, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आधा परसेंट होता है। टीसीएस कब नहीं लगता? तो टीसीएस नहीं लगता रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। क्यों? क्योंकि एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि देखो, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे टीसीएस नहीं लगता। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि जो ईसीओ है,
रेस्टोरेंट बिजनेस में कौन है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अब उनको जीएसटी पे करना रह जाता है, चाहे रेस्टोरेंट रजिस्टर हो या ना हो। देखो पहले क्या होता था ना, मैं इसका आने का टॉपिक बता देता हूँ कि टीसीएस इस पे से क्यों हटाया रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। ये बोलना चाहता है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ईसीओ तो खुद ही जीएसटी दे ही रहा है, तो अब दे ही रहा है तो फिर अब उसको उसको क्या लगाने का। यहाँ यहाँ अलग बात थी अमेजोन और इनकी ऊबर वालों की। वहाँ पर क्या होता था, जैसे अमेजोन में सेलर भी जीएसटी दे रहा है, वो अपनी कोई फीस भी दे रहा है पार्टिसिपेंट को, सॉरी पार्टिसिपेंट जो है वो अपना ईसीओ को एक फीस भी दे रहा है, तो वहाँ पर एंट्री लोकेट करने के लिए करना पड़ता था। लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट सर्विस में क्या होता है ना, देखो पहले क्या होता था, पहले ये जो जितने जोमेटो स्विगी वाले होते थे ना, ये इनको बोलते थे कि हम अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो ही तो हम तुमसे खाना लेंगे, वरना हम तुमसे खाना नहीं लेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल गवर्नमेंट ने चेंज किया रूल, इन्होंने बोला कि ईसीओ तुम जो जोमेटो स्विगी है तुम ही लायबल हो जीएसटी पे करने के लिए, जो भी खाना बुक करेगा तुम जीएसटी पे करोगे, चाहे तुम्हारा रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो। देखो अब इनके अंदर की पॉलिसीज़ क्या है वो मुझे नहीं पता कि इन्होंने रेस्टोरेंट वालों के साथ कैसे क्या कर रखा है, क्या सांठ गांठ है इनकी, बट मुझे इतना पता है कि आप भी खाना बेच सकते हो। तो ठीक है, तो वो थोड़ा सा एफसीसीआई का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सब कुछ रहता है, तो उनको हटा दिया। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया पेमेंट वाला। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना, हो सकता है आपको एक दो नई चीज़ें मिल जाएं, तो वो अपना ध्यान से देख लेना। लाइक डेट हो गई, जैसे डेट कब होती है पेमेंट की, वही जब 3B जाती है नेक्स्ट मंथ की 20th डेट जो होती है। ठीक है, तो इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।